फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उस सीरीज को ही आगे बढ़ा रहा हूं। आज का टॉपिक है हमारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इस टॉपिक का सबसे पहले मैं रिवीजन नोट्स कराऊंगा और उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यानी इसमें सबसे पहले दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं हैं। दूसरा है इसमें, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत यानी कि फंडामेंटल हैं। तथा नंबर 3 है इसमें, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं। आगे एक टेबल दी गई है जिसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर दर्शाया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं तो मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के भाग 3 में तो उल्लिखित है ये
जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है। वहीं अगर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसको दर्शाया गया है, यानी कि उल्लिखित किया गया है। अगर मौलिक अधिकारों के बारे में बात करूं तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। वहीं अगर आयरलैंड के संविधान से हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रकृति कैसी है, सकारात्मक। वहीं अगर मौलिक अधिकार में बात करता हूं तो ये बाध योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये गैर बाध योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगर वहीं बात करता हूं मौलिक अधिकारों में तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं यानी कि डीपीएसपी की बात करता हूं तो डीपीएसपी नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता इनको दी जा सकती है। अगर बात करता हूं मौलिक अधिकार में 6वां पॉइंट है, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। वहीं 6वां पॉइंट देखता हूं डीपीएसपी में तो लागू करने के लिए विधान बनाने की इसमें आवश्यकता होती है। वहीं अगर 7वां पॉइंट बात करता हूं मौलिक अधिकारों की तो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं ये मौलिक अधिकार। वहीं अगर डीपीएसपी की बात करता हूं 7वां पॉइंट कहता है कि सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए ये बहुत ही जरूरी हैं। वहीं अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूं पॉइंट नंबर 8 है, इसमें कहा गया है कि नागरिकों को स्वतः ये प्राप्त होते हैं। वहीं 8वां पॉइंट डीपीएसपी में बात करता हूं तो सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को ये प्राप्त होते हैं। ये अंतर मेन अंतर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अगर आप मेंस में अगर आता है कि मौलिक अधिकार और किसी भी मेंस की परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में मूलभूत अंतरों को दर्शाइए, यानी कि मूलभूत अंतर बताइए, अगर आप इन 8 पॉइंटों को भी लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर आपके लिए नंबर दे देगा अच्छी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपका नीति निर्देशक तत्व का जो टॉपिक था उसका रिवीजन नोट्स आपके लिए मैंने करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू अब तक पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में उनको मैं कराऊंगा। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करता हूं तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगर मैं इसके विश्लेषण की बात करूं तो इसमें विश्लेषण कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। तो इसका सही आंसर की बात करता हूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन के विश्लेषण के बारे में चर्चा करें तो इसमें विश्लेषण कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करूं तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है आपका विकल्प सी, यानी कि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। इस क्वेश्चन का मतलब अगर आप समझते हैं तो मैंने इसको नोट्स में अच्छे तरीके से समझाया आपके लिए। पहले आप उस नोट्स को पढ़िए बार बार, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इसी क्वेश्चन के विश्लेषण की बात करता हूं तो विश्लेषण क्या कहता है, देखिए।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है। इनकी मांग यानी कि इनकी मांग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अगर ये हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो हम इनकी प्राप्ति के लिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम अपील नहीं कर सकते हैं, मांग नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशक तत्व क्या हैं। तो ये अभी मैंने आपके लिए बताया है कि निर्देशक तत्व क्या है। निर्देशक तत्व क्या है बताइए। ये अबाध योग्य हैं। ठीक है। अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए बाध योग्य और अबाध योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं जिसमें मौलिक अधिकार बाध योग्य और नीति निर्देशक तत्व अबाध योग्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, पहला कथन क्या कहता है। पहला कथन कह रहा है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और दूसरा कथन कह रहा है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के विश्लेषण को पढ़ते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन कह रहा है इसमें वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा कह रहा है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा कह रहा है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसके सही आंसर की बात करता हूँ तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा यानी कि केवल 2 और 3 सही हैं। अब इसके विश्लेषण की बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। इसका विश्लेषण देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगी, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निदेशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निदेशक तत्व ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है बताइए आप। तो विकल्प ए है इसमें संविधान की प्रस्तावना में, और बी है मौलिक अधिकारों में, सी है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि ए और सी दोनों में इस बात की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि ये समाजवादी भी हैं, उदार भौतिकतावादी भी हैं और गांधीवादी भी हैं। अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो इसका विश्लेषण हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार भौतिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांत हैं, इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ये इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है। अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में
इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा? इसका होगा विकल्प सी सही हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसको IAS प्री 2013 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन। विश्लेषण कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 खा तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 गा, इस प्रकार धन का विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। ये कौन क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका विश्लेषण देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसमें विकल्प है आपका, पहला अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, दूसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे देखते हैं इसमें, आगे तीसरा कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और चौथा कहता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, समान काम के लिए समान वेतन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में किया गया है, मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इनके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में यानी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है?
तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, निर्देशक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा किससे मिलेगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद क्या 40। समान आचार संहिता, इसका बताइए आप, समान आचार संहिता क्या होगा बता दीजिए। तो अगर मैं इसमें बात करूं समान आचार संहिता की एवं कृषि एवं पशुपालन, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। तो देखते हैं इसका विश्लेषण क्या हो जाएगा। इसको बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में भी पूछा जा चुका है। अगर सही सुमिल की बात करूं तो ग्राम पंचायतों का संगठन तो 40 है, समान आचार संहिता 44 है अनुच्छेद, कृषि एवं पशुपालन का संगठन ये अनुच्छेद 48 है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये 50 अनुच्छेद 50 है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास ये अनुच्छेद 51 है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो सेम क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 40 का मिलान ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, और अनुच्छेद 48 क्या कहता है कृषि एवं पशुपालन का गठन, और अनुच्छेद 41 समान यानी काम करने का अधिकार। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 48 में नहीं, ये 50 में दिया गया है। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। नोट में दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो इसको पहचानना है आपका, तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में बात कही गई है। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये अनुच्छेद 39A में कही गई है। कृषि और पशुपालन का संगठन ये अनुच्छेद 48 में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो यह अनुच्छेद 39 घ में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। ये बात अनुच्छेद 43A में नहीं कही गई है। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में है। अन्य प्रश्नगत विषय और संबंधित अनुच्छेद सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी कि कथन कहता है इसमें ए मनरेगा हर परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, और कारण बी आर कहता है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो इसके सही आंसर की बात करते हैं। वैसे विकल्प क्या हो जाएगा इसका सही बताइए। तो इसमें एक बात बिल्कुल सही कही गई है, कथन जो ए है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है आर वो गलत है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सामूहिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। अतः कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 43। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं सैद्धांतिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 43A। इसका विश्लेषण क्या कहता है? इसका विश्लेषण कहता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A यानी कि 43 का अंत स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों या स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है विकल्प बी यानी कि अनुच्छेद 43A। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है। किसके तहत? अनुच्छेद 50 के तहत, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51। इसका विश्लेषण देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, यानी कि कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य ए दिया है इसमें पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। बी दिया है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। सी दिया है संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और डी दिया है इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए आप। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा,
जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 51। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है विकल्प सी, यानी कि समान आचार संहिता। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल अधिकार के तहत, यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 में यह बात कही गई है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 में यह बात कही गई है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 में यह बात की गई है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 में यह बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए आप। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसमें दिया है पहला बच्चों के, दूसरा दिया है स्त्रियों के, तीसरा दिया है जनजातियों के और चौथा दिया है दलितों के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कहता है संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान 86 बहुत ही महत्वपूर्ण 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है विकल्प डी, यानी कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है या फिर है? तो पहला कह रहा है इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दूसरा कहता है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। केवल इसमें दूसरा कथन सही है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 47 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि केवल कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको तैयार कर लीजिए आप। यानी कि घटना चक्र में की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन यहीं से होके आते हैं। यानी कि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर इसका जो विश्लेषण दिया होता है यहाँ से क्वेश्चन निकाल के पूछे जाते हैं। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कथन है इसमें, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। दूसरा कह रहा है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना। और तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और चौथा कह रहा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। इस क्वेश्चन का जो कथन 2 और 3 है ना, वो के बिल्कुल सही हैं, यानी कि विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देख लीजिए। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में आपको पता होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, ये अनुच्छेद 43 है। और आगे अनुच्छेद यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 में यह बात कही गई है। और अगला मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47 में यह बात कही गई है। और आगे गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास, अनुच्छेद 48। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए। ठीक है, अनुच्छेद 48A यानी कि 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A जी 51 का यानी कि छा के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, अनुच्छेद 43 में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह। इसका विश्लेषण देखते हैं। मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन कह रहा है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा कथन कह रहा है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कथन एक और कथन दोनों सही बात हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 का के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विविध विधिक विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? पहला दिया है इसमें, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को, और चौथा दिया है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 2 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होंगे। नंबर 1 महिला और बच्चे, नंबर 2 अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, नंबर 3 बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित। अगला है चौथा औद्योगिक कामगार, 5वां है मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति, 6वां है हिरासत में व्यक्ति, 7वां है वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, और अगला 8वां है मानव तस्करी या बेगा से पीड़ित व्यक्ति। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपये तक तथा कुछ राज्यों में 1,50,000 रुपये या 3 लाख रुपये तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, सूचना का अधिकार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 का में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका में पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)A में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। कि पहला है मद्य निषेध, दूसरा है फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, तीसरा है बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, और चौथा है अस्पृश्यता निषेध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें। ठीक है,
तो इसका विश्लेषण देखते हैं। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्स्य भ्रष्टता निषेध अनुच्छेद 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, अस्स्य भ्रष्टता उन्मूलन। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्स्य भ्रष्टता यानी कि छुआछूत उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 39 घ में जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अनुच्छेद 39 का में तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। यह बात किसने कही थी बताइए? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, के.टी. साहा ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। के.टी. साहा ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मूल अधिकार, दूसरा है मूल कर्तव्य, तीसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा या से पूरे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केवल 3, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसका विश्लेषण देखते हैं। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध हैं? तो पहला है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1 और 2। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो भी क्वेश्चन और रिवीजन नोट्स था मैंने आपके लिए करा दिए हैं। इस टॉपिक को आप बार बार वीडियो के द्वारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका मूल कर्तव्य। इस टॉपिक को भी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, यानी कि मूल कर्तव्य। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर का संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। खा कहता है इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें
और उनका पालन करें। गा कहता है इसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। घा कहता है इसमें देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डा कहता है इसमें यानी कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। अगला कहता आगे इसमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। चा कहता है इसमें हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और छा कहता है इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जा कहता है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झा कहता है इसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और यहाँ कहता है इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और टा कहता है इसमें यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इस टॉपिक का यानी कि मूल कर्तव्यों का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितना भी PYQ अब तक पूछा जा चुका है उनको पूरा कराता हूँ अभी आपके लिए, ठीक है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के PYQ को, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं। तो पहला कथन कह रहा है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा कथन कह रहा है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ना तो पहला सही है इसमें, ना ही कथन दूसरा सही है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं हैं, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः कथन 1 गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं हैं, अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 3रे स्थान पर रखा गया है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत 3रे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब जोड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का 4A में अनुच्छेद 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भाग 4A में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो इसमें देखते हैं, ए दिया है AR अंतुल्ले, बी दिया है SS रे, सी दिया है हरिदेव जोशी और डी दिया है GM स्टीफन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए आप। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं, यानी कि वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 और उसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है को जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में AR अंतुल्य, SS रे तथा CM स्टीफन इस समिति में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 42वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 42वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।
हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, आम चुनावों में मतदान। इसका विश्लेषण देखते हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई तथा ये 10 से 11 हो गए। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला कह रहा है यानी कि चौथा कह रहा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वां कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला 6वां कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7वां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला 8वां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां कहता है माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रातिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अतः उपर्युक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में से हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का या के तहत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इनमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार
राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 का या घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 का या चा के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 का या झा के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन के एक सही आंसर की बात करें तो पहले इसमें दिया नंबर 1 पर देश की रक्षा करना, नंबर 2 आयकर अदा करना और नंबर 3 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना और 4 कह रहा है इसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो इसका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या है? यानी कि पहला कह रहा है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा कह रहा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा कह रहा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास और चौथा कह रहा है वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4। इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में कहता है कि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य हैं। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि वन्य प्राणी। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 51 का या 6 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, ना कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का 6 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48A में वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि यह मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों यानी कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों के भाग हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो देखते हैं इनके अगले ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। इसमें अगले ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि इसका अगर सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि 4 का मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है।
इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लोक चुनावों में मतदान करना। इसके विश्लेषण की बात करते हैं। लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, अनुच्छेद 51 का जा के तहत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 51 का जा के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भाग 5, यानी कि भाग 5 मूल कर्तव्य। अब अगर मैं इसके विश्लेषण की बात करूं तो इसका विश्लेषण कहता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है, अन्य युग्म सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि यह बात मूल कर्तव्य में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। विश्लेषण कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कितने हैं वर्तमान में? 11। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण ही देख लेते हैं। यानी कि इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, यानी कि विषय और भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, यह बात अनुच्छेद 51 में की गई है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह बात अनुच्छेद 51 काया झा में दी गई है। छा में 51 काया छा में दी गई है। अगला है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, अनुच्छेद 51 काया प्रज्ञा में दी गई है। और आगे आपको पता होना चाहिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये बात अनुच्छेद 50 में की गई है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का जितना भी टॉपिक था, यानी कि रिवीजन नोट्स और उससे संबंधित जितने भी PYQ थे, वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसी पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज़ से, यानी कि राष्ट्रपति वाला टॉपिक। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। जितनी भी घटना चक्र की सीरीज़ हैं, उन सभी सीरीज़ों को मैं एक एक करके पूरा कराऊँगा। इसी प्रकार मेरी इतिहास की घटना चक्र की सीरीज़ भी लगातार चल रही है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। यानी कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी इतिहास की घटना चक्र इतिहास की सभी वीडियो डली हुई हैं और पॉलिटी की वीडियो भी लगातार डलती जा रही हैं। आप फॉलो करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखिए। यानी कि रिवीजन नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप केवल किताब पढ़ेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी का पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार कहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और रिवीजन नोट्स भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार लगातार पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और मजबूती के साथ साथ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, आगे मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।